हेलो दोस्तों, देखो क्वेश्चन क्या लिखा है। क्लास 11 की चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं, जिसमें गुरुत्वाकर्षण चैप्टर का नाम है। तो इसमें देखो अपन क्वेश्चन लिख रहे हैं कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी को परिभाषित कीजिए। ठीक, मतलब कि जो सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है उसको सिद्ध करना है, जिसको कैसे दर्शाते हैं, जी से दर्शाते हैं। ठीक है, तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी की परिभाषा समझो। यह उस आकर्षण बल के परिमाप के बराबर होता है जो एक दूसरे से एकांक दूरी पर एकांक द्रव्यमान वाले दो कणों या वस्तुओं के बीच होते हैं। तो जैसे एक चीज समझो तुम, जैसे मैं कहूं कि मान लीजिए कि यहाँ एक कोई क्या है, वस्तु है, और एक यहाँ वस्तु है। ठीक, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, दूरी है। तो क्या कह रहा है, इस वस्तु से लेके इस वस्तु पर वह दूरी, मतलब कि देखो यह क्या है, दोनों वस्तुएं हैं, तो यह है उस बल के परिमाप। इन इन दोनों में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। अपन इनके लिए सकोड़ेंगे तो क्या होगा, बल लगेगा। ठीक है, तो परिणामी के बराबर होगा जो, देखो, एक दूसरे से एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान वाले दो कण या दो वस्तु के बीच रखा हो। मतलब कि दो क्या है, जो कण मान लो या वस्तु, जो क्या है एकांक द्रव्यमान है, मतलब कि इसका द्रव्यमान का छूट इसका भी कुछ द्रव्यमान होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, इन दोनों के बीच लगता है, क्या लगता है, बल। कौन सा, आकर्षण बल। तो इन्हीं का परिमाण के बराबर होता है। ठीक, चलते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है, गुरुत्व। देखो, गुरुत्व किसे कहते हैं, जब पृथ्वी या किसी वस्तु के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। देखो, जैसे यह क्या है, मान लीजिए ये पृथ्वी है। ठीक है, यह पृथ्वी है, और पृथ्वी से तुमने कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकी। ठीक, तो यहां वस्तु गई। ठीक, ये पृथ्वी तल है, और यहां से लेके ये ऊपर जा रही है वस्तु। ठीक है, तो पृथ्वी और वस्तु के बीच जो यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसी को क्या कहते हैं, गुरुत्व कहते हैं। ठीक है, आगे गुरुत्वीय त्वरण की परिभाषा तथा इसका एसआई मात्रक लिखो। तो देखो, गुरुत्वीय त्वरण की परिभाषा, मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती किसी वस्तु का वेग क्या होता है, एक सेकंड में होने वाली वृद्धि को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। मतलब कि कोई वस्तु तुमने मुक्त अवस्था में फेंकी, मतलब कि उसमें कोई किसी का डर ही नहीं है वस्तु को। ठीक, तो तुमने किसी वस्तु को पृथ्वी की ओर गिरते हुए, मतलब छत पे से तुमने नीचे फेंक दी वस्तु को। ठीक, तो उसका वेग क्या होगा, एक सेकंड में होने वाली वृद्धि। मतलब जिस वेग से वह गति करेगा, तो एक सेकंड में जितनी भी वृद्धि होगी, मतलब जितनी भी बढ़ोतरी होगी, एक सेकंड में उसका वेग बढ़ जाएगा तो गुरुत्वीय त्वरण उसे कहते हैं। ठीक है, इसका ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, या फिर प्रति के लिए ऐसा चिन्ह लगा के लिखते हैं। ठीक है, अगला पेज। तो देखो, पहला पेज अपने पढ़ लिया, अब चलते हैं दूसरे पेज पर। दूसरा पेज ये है, तो कैपिटल जी। अब इस जी में ध्यान रखना, देखो कैपिटल और स्मॉल दो प्रकार के होते हैं। तो स्मॉल होता है गुरुत्वीय त्वरण, और जी होता है गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, तो जी को सार्वत्रिक स्थिरांक क्यों कहा गया है, तो देखो, क्योंकि इसका मान पूरे ब्रह्मांड में नियत रहता है, मतलब कि इसका निश्चित नहीं रहता है। ठीक, मतलब कि नियत रहता है, कोई बता नहीं सकता है कितना है। ठीक, किसका, कैपिटल जी का। ठीक है, तथा कणों की प्रकृति एवं माध्यम, समय, ताप आदि पर निर्भर नहीं करता है। मतलब कि ये जो जी है, कैपिटल जी है, ना तो ये पदार्थ की प्रकृति, मतलब कण की प्रकृति, ना ही समय और ना ताप पर निर्भर नहीं करता है। ये मतलब कि किसी एक दूसरे पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, अगला अगला है जी व जी में अंतर। अब देखो, जी यहाँ भिन्न भिन्न के हैं। ठीक है, तो यहाँ कैपिटल जी है, यहाँ स्मॉल जी। तो इसे क्या कहते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, और स्मॉल जी को क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा।
इसका सूत्र क्या होता है, G बराबर F इंटू आर स्क्वायर बटे में M1 इंटू M2 होता है। और इसका सूत्र स्मॉल g बराबर G और M बटे में आर स्क्वायर होता है। ठीक, इसके बाद थर्ड पॉइंट, G का मान सभी जगह क्या होता है, समान होता है। बड़े वो कैपिटल G है उसका मान सभी जगह एक सा रहता है, समान, ठीक, नियत रहता है। और इसका मान सभी जगह पर अलग अलग होता है, मतलब कि जिस स्थान पर जाओगे उसी पर अलग निकल आएगा। मान लीजिए तुमने यहाँ से लेंगे यहाँ पहुंचे तो यहाँ से लेकर 5 है, या यहाँ से तुम यहाँ गए मतलब यहाँ से लेके यहाँ गए तो यहाँ हो गया 10। ठीक, तो हर एक जगह क्या हो जाएगा, बदलता जाएगा। ठीक है, इसके बाद चौथा नंबर, जी एक अदिश राशि है, मतलब कि जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नेतांक है वो क्या है, अदिश राशि है। और गुरुत्वीय त्वरण क्या है, सदिश राशि है। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलते हैं अगले पेज की ओर। तो पेज नंबर 3 की ओर, तो क्या कह रहा है, गुरुत्वीय त्वरण को प्रभावित करने वाले कारक लिखो। मतलब जो गुरुत्वाकर्षण त्वरण है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण क्या कहलाता है, गुरुत्वीय त्वरण वह कहलाता है जब पृथ्वी से अपन कोनो वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो उनके बीच जो अट्रैक्शन होता है, मतलब कि नीचे की ओर आती है वस्तु तो पृथ्वी आकर्षण करती है, पृथ्वी क्या करती है, शोषण करती है उस वस्तु को, नीचे की ओर गिराती है, तो उसी को ही कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो इसको प्रभावित करने वाले कारक, ये पृथ्वी तल से ऊंचाई पर, मतलब पृथ्वी तल से ऊंचाई पर जाओ तो ये क्या होती है, गुरुत्वीय त्वरण लगता है। इसके बाद पृथ्वी तल से नीचे की ओर जाओ तो भी गुरुत्वीय त्वरण लगता है। क्यों, क्योंकि तुम पृथ्वी से तल से गहराई की ओर जा रहे हैं। ठीक, तो वो पृथ्वी अपनी ओर खींचेगी जिसमें क्या लगेगा, गुरुत्वीय त्वरण बल लगेगा। इसके बाद पृथ्वी का आकार तुम्हें समझ में आ रहा होगा, पृथ्वी अपनी ही अक्ष पर घूर्णन गति। ठीक, तो यही गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। इसके बाद गुरुत्वीय त्वरण देखो, स्मॉल जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण का मान कहाँ अधिकतम और कहाँ न्यूनतम होता है। तो देखो, ध्रुवों पर पृथ्वी की त्रिज्या सबसे कम होने के कारण जी का मान अधिक है। तुमने धूप में छोटे छोटे कण देखे, देखो किसी भी खिड़की के अंदर आते हुए तुम छोटे छोटे कण देखना, बिल्कुल छोटे छोटे कण होते हैं आटे जितने, ठीक, आटे से भी बहुत पतले होते हैं, तो वे कहलाते हैं ध्रुव। तो ध्रुवों पर पृथ्वी की त्रिज्या होती है, जैसे पृथ्वी बनाई तुमने जी इस प्रकार से, ठीक, तो इसकी त्रिज्या कहलाएगी, पृथ्वी की त्रिज्या सबसे कम होती है ध्रुवों पर। ठीक, क्योंकि ध्रुव हमेशा ही गमन करते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, जिस पर गुरुत्वीय त्वरण लगता नहीं है। ठीक, गुरुत्वीय त्वरण उन पर लगता है जो चीज पृथ्वी को आकर्षण करे। ठीक, पृथ्वी को नीचे की ओर, मतलब कि जो भी तुम वस्तु फेंको तो पृथ्वी पर आना चाहिए। क्या कण, जो छोटे छोटे कण होते हैं आटे कितने तुमने धूप में देखे हो, तो वो कण क्या पृथ्वी की ओर नीचे आते हैं कि हवा में ही उड़ते रहते हैं, तो वे हवा में उड़ते रहते हैं, जिस कारण का वेग क्या होता है, देखो इनमें अधिकतम होता है इनका मान। जैसे जो पृथ्वी पर जो छोटे छोटे कण होते हैं वो भी हवा में गति करते रहते हैं, तो उनका मान क्या होता है, अधिक होता है। ठीक, और भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या पर जी का मान कम होता है, मतलब ये पृथ्वी की इस पर जहां तुम ठाड़े हो वहां तुम पृथ्वी क्या होगी, पृथ्वी कम होगी। ठीक, ऊपर फेंकोगे तो बढ़ जाएगी, नीचे जाओगे तो बढ़ जाएगी। ठीक, तो मध्य में क्या रहेगा, जी का मान कम रहेगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन, पृथ्वी अपनी अक्ष के परितः घूर्णन गति के कारण जी का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब जो गुरुत्वीय त्वरण है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, जब गति कर रही पृथ्वी, जब गोल गोल घूम रही तो गुरुत्वीय त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ता है ये बताना है। देखो, जी का मान ध्रुवों पर को छोड़कर सभी जगह क्या होता है, कम होता है, मतलब जो छोटे छोटे कण होते हैं उनको छोड़कर। ठीक, गुरुत्वीय त्वरण का मान छोटे छोटे कण होते हैं उनको छोड़कर सभी जगह कैसा होता है, कम होता है। यही कमी भूमध्य रेखा, मतलब कि जो देखो तुम जहां ठाड़े हो, अभी बैठे हो या ठाड़े हो, तो भूमध्य रेखा पर ही बैठे हुए हो या ठाड़े हुए हो। ठीक है, तो में सबसे अधिक होती है, मतलब कि भूमध्य रेखा होती है जहां तुम ठाड़े हो या बैठे हो, तो उस पर ही क्या होती है, सबसे अधिक होती है। ठीक, नहीं आया समझ में। गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक कब होता है, जब किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं, उछालते हैं।
ठीक। तो भूमध्य रेखा पर क्या होता है, उसका सबसे अधिक होता है। ठीक। और ये किसके कारण होता है, ध्रुवों को छोड़कर सभी का मान कैसा होता है, यही कमी देखो क्या करा है, जी का मान ध्रुवों को छोड़कर सभी जगह कम होता है। यही कमी नहीं लिखना था, कारण लिखना था यार, सॉरी, कारण। यही कारण भूमध्य रेखा में सबसे अधिक क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होता है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा, अधिक प्रभाव पड़ता है या फिर। ठीक है, अब 3 पेज हो गया, चौथा पेज चलते हैं। 4 पेज पे जो लिखा है देखो, किसी वस्तु का भार से आप क्या समझते हो। किसी वस्तु का भार तुम्हें कैसे पता चले कि वस्तु का जो भार है, तो देखो किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है। मतलब पृथ्वी जो उस वस्तु को अट्रैक्ट कर रही, मतलब अपनी ओर खींच रही, गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही, तो उससे क्या पता चल रहा है, पृथ्वी को भार पता चल रहा है उस वस्तु का। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, वस्तु का भार कहते हैं। तो देखो किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा क्या होता है, लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक, उसी को ही क्या कहते हैं, वस्तु का भार कहते हैं। ओके, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा लिखो, समझो। किसी पिंड के अनंत से बिंदु सॉरी किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर पिंड की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कहते हैं। मतलब कि देखो तुमने एक क्या लिया, पिंड लिया, और इस पिंड को अनंत दूरी पर ले जा रहे हो। ठीक है, अनंत गुरुत्वीय क्षेत्र में ले जा रहे हो, तो ये क्या हो रहा है, गति कर रहा है। वो गति कर रहा है तो यहाँ से लेके यहाँ अनंत तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा उसको क्या करेंगे, इसी कार्य को ही कहेंगे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। नहीं आया समझ में। जब किसी पिंड को अनंत दूरी पर, एक बिंदु से अनंत दूरी पर, अनंत गुरुत्वीय क्षेत्र पर ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं, इस बिंदु का पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलते हैं अगला, पलायन वेग। पलायन वेग क्या कहलाता है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। तो देखो न्यूनतम वेग जिसमें, देखो वह न्यूनतम वेग जिसमें किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकने पर पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाए तो उसे ही पलायन वेग कहते हैं। जैसे तुमने रॉकेट देखा हो तो वो क्या कर लेता है, पृथ्वी की जो सतह होती है, जैसे उसका गुरुत्वाकर्षण, उसकी खींचने की क्षमता होती है, उस लेयर को पार कर लेती है, उसी को पलायन वेग कहते हैं। मतलब कि मान लीजिए ये पृथ्वी है, वो इस पृथ्वी का अट्रैक्शन केवल यहीं तक है, तो ये क्या करेगा, पृथ्वी से पार हो जाएगा। जी जैसे मान लीजिए यहाँ आ गया तुम्हारा क्या, प्लेन, ठीक, मतलब कि हवाई जहाज मान लो यहाँ आ गया, ठीक, एरोप्लेन तुम्हारा यहाँ उड़ रहा है, ठीक, तो जो पृथ्वी की सतह कहाँ तक है, यहाँ तक है, अपना गुरुत्व लगाएगा तो यहाँ तक खींच पाएगा, यहाँ तक की वस्तुओं को अट्रैक्ट कर लेगा नीचे की ओर। लेकिन इससे जो पार हो जाएगी वो वस्तु क्या रहेगी, हवा में ही उड़ती रहेगी, मतलब कि कहीं भी गति करती रहेगी। ठीक, तो क्या कह रहा है देखो, वह न्यूनतम वेग, मतलब कि यहाँ क्या होता है, न्यूनतम होता है, सबसे न्यून वेग होता है। तो वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर, मतलब कि ऊपर की ओर फेंकने से वह गुरुत्वाकर्षण का क्या कर लेता है, पार कर जाए। ठीक, पार कर जाए तो उसी वेग को क्या कहा जाता है, पलायन वेग कहा जाता है। नहीं आया समझ में आ गया हो तो होगा। देखो जब पृथ्वी से किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं और ऊपर फेंकने पर क्या हो जाता है, जे पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण मतलब नीचे खींचने की क्षमता को पार कर ले, ठीक, पार कर ले, तो उस पिंड को क्या कहा जाता है, इसकी पलायन वेग कहा जाता है। नहीं आया समझ में। जब पृथ्वी से जब पार कर लेगी तो उसका गुरुत्वाकर्षण क्या हो जाएगा, बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा, न्यून ही हो जाएगा। ठीक, तो उस वेग को क्या कहते हैं, पलायन वेग कहते हैं। पलायन वेग का सूत्र क्या होता है, v बराबर 2gr। इसको अभी सिद्ध करेंगे बाद में। देखो कृत्रिम उपग्रह की कक्षीय चाल क्या होती है। देखो कृत्रिम उपग्रह मतलब जो अपन स्वयं बनाते हैं, तो वह कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी तल से ऊंचाई पर ले जाने में दिया गया क्षैतिज वेग का वह मान जिस पर उपग्रह की चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चारों ओर परिक्रमा करने लगे
और उसे ही क्या कहते हैं, कक्षीय चाल कहते हैं। देखो इसमें डबल बार लिखा गया है एक ही बात को। देखो वह कृत्रिम उपग्रह को, मतलब वह कृत्रिम उपग्रह जो लिखना था, जो पृथ्वी तल से ऊंचाई पर ले जाने में दिया गया क्षैतिज वेग, ठीक, दिया गया क्षैतिज वेग, मतलब कि इसमें तुमने जो कृत्रिम तल से, मतलब कि जो कृत्रिम तल है, तुमने जो उपकरण बनाया उसको पृथ्वी तल से ऊंचाई पर ले जाने में, मतलब कि तुमने रॉकेट बनाया और रॉकेट को तुम्हें पृथ्वी तल से ऊपर ले जाना है, ठीक। तो ऊपर ले जाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, एक सतह चाहिए, प्लेन सतह चाहिए, जिसको क्या कहते हैं, क्षैतिज कहते हैं, ठीक है। तो प्लेन सतह पर तुम्हें क्या करना होगा, क्षैतिज वेग का वह मान, ठीक, जिसमें उपग्रह के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चारों ओर परिक्रमा करने लगे। जैसे तुमने देखा होगा कि जैसे ये एयरटेल कंपनी के टावर होते हैं, तो जिस कुछ ना कुछ यंत्र भेजते होंगे तभी तो अपन को सिग्नल आते हैं, ठीक। तो जिस सिग्नल आते हैं जो, तो सिग्नल क्या कर रहे हैं, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, ठीक। जो जैसे मान लो कुछ भी अपन यंत्र भेजा, तो जैसे कोई भी जैसे पैनल भेजा, तो उसमें क्या होता है, तो वो पृथ्वी के चारों ओर गति करने लगता है, परिक्रमा करने लगता है। उसी चाल को क्या कहते हैं, कक्षीय चाल कहते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब चलते हैं 5वें पेज पर। तीसरा है ये, तो 5वां पेज नीचे हो। तो क्या लिखा है, चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति का कारण है, मतलब कि चंद्रमा पर वायु क्यों नहीं है ये बताना है, ठीक है। तो गैसों के अणु वेग माध्य मूल वेग उस पर पलायन वेग के बराबर होता है, मतलब कि जो गैस के अणु होते हैं वो कैसे होते हैं, एक चंद्रमा से चिपके हुए हैं, ठीक। गैस के अणु हैं जो भी, वे चंद्रमा से चिपक गए, ठीक। और चिपकने के कारण वे क्या कर रहे हैं, वेग नहीं उत्पन्न कर रहे हैं। वेग उत्पन्न नहीं करेंगे तो वे हवा में नहीं उड़ पाएंगे, और हवा में नहीं उड़ पाएंगे तो पलायन वेग कैसा होता है, वो हमेशा सतह पर ही गमन करता है, ठीक है। इसके बाद सभी गैस चंद्रमा की सतह पर पलायन करती हैं, मतलब कि वो क्या करती रहती हैं, चिपकी हुई रहती हैं, ठीक। जिसके कारण क्या होता है, वायुमंडल नहीं होता है, मतलब कि उसमें वायु नहीं हो पाती है, उत्पन्न नहीं हो पाती है वहां वायु, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट, देखो ग्रहों की गति से संबंधित केपलर केपलर के नियम लिखो। इसके 3 नियम होते हैं जो कि हम नीचे दिखा रहे हैं, देखो। तो ये तीनों नियम तुम्हें क्या करना है, बिल्कुल घोर के पी लेना है। देखो कैसे, प्रथम नियम क्या कहता है, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में गति या परिक्रमा कर रहा है, ठीक। नहीं आया समझ में, जैसे जो ग्रह हैं, मतलब कि छोटे छोटे ग्रह हैं, चंद्रमा, सूर्य, सूर्य नहीं, सूर्य तो ये, सूर्य तो एक वो है, ठीक है। आइए, तो ग्रह क्या कहलाते हैं, जैसे शनि ग्रह वा, और ये बुध बृहस्पति जी ग्रह हैं, ठीक। तो ये ग्रह है, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तुम्हें ये भी पता है, आज से छोटे से ही पढ़ते आ रहे हो, कि जो ग्रह होता है वो सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में गति करता है, मतलब कि पूरे चारों ओर क्या करता है, गति करता है, ठीक। और गति करने पर सूर्य क्या होता है, एक फोकस पर स्थित होता है, मतलब एक ही जगह होता है, और ग्रह क्या करते हैं, गति करते रहते हैं, ठीक है। ऑर्बिटल क्या करते हैं, गति करते हैं, ठीक है। आगे द्वितीय नियम, तो देखो द्वितीय नियम क्या है, सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय और समान क्षेत्रफल तय करती है, मतलब कि सूर्य और ग्रह, मतलब सूर्य तुम्हारा, सूर्य से लेके ग्रह तक जो मिलने में रेखा बन रही है वो समान समय लेगी और समान ही क्षेत्रफल लेगी, मतलब कि उसने क्षेत्रफल इतना ही लेगी। और यहाँ मान लो सूर्य है, तो यहाँ क्या है, कोई ग्रह है, ठीक है। तो यहाँ समान समय, और मतलब जितनी बार, मतलब तुमने एक साल में जो 5 बार, मतलब कि 5 टाइम जाती है एक साल में, ठीक। तो एक साल क्या है, समय है, और क्षेत्रफल क्या है, मान लीजिए 5x5 का है, तो हर बार इतना ही लेगी, ठीक। हर बार जिस समय मान लो एक साल रहे, तो एक ही साल समय ले और 5 टाइम जाएगी, ठीक। मतलब 5x5 का मान लो ये क्षेत्रफल है, ठीक है। तो सूर्य और ग्रह मतलब कि एक बार जितनी समय लेती है और जितना ही क्षेत्र लेती है, उतना ही क्षेत्र हर बार तय करती है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। किसी ग्रह
कि परिक्रमण काल मतलब कि समय है, परिक्रमण काल मतलब समय, ठीक है। किसी ग्रह का परिक्रमण काल का वर्ग दीर्घवृत्ताकार कक्ष में अर्ध दीर्घ कक्ष की तृतीय घात के बराबर होता है। नहीं आया समझ में? मतलब कि जो ग्रह का परिक्रमण काल होता है मतलब समय होता है, वो क्या होता है, दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ कक्षा में। अर्ध दीर्घ मतलब आधे हुए, आधे भाग में क्या करता है, ये आधे भाग का क्या होता है, तृतीय घात का बराबर होता है। ठीक, उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक पर। 5वां पेज हो गया, 6वां पेज चलते हैं। इंपॉर्टेंट है, जी और जी में संबंध स्थापित कीजिए। तो पहले तो तुम्हें बताना है कि जी का सूत्र क्या होता है और एस जी का सूत्र क्या होता है। तो इसमें देखो, जिस सूत्र दोनों के मिला के तुम्हें क्या करना है, संबंध स्थापित करना है। तो इनके बारे में पहले थोड़ा थोड़ा लिखनी है। ठीक, क्या लिखेंगे, देखो निगमन, माना कि पृथ्वी का द्रव्यमान m है, जो कि कैपिटल माना, तथा उसकी त्रिज्या r है, वो कि कैपिटल है। इसके बाद पृथ्वी पर एक कोई m द्रव्यमान का क्या रखा हुआ है, पिंड रखा हुआ है। कोई m द्रव्यमान का पिंड रखा हुआ है, मतलब वस्तु रखी हुई है। ठीक, तो उस वस्तु का, जैसे वस्तु रखी हुई है, तो वस्तु के कारण, पृथ्वी के कारण पिंड पर लगने वाला बल, मतलब कि ये मान लो पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर क्या रखा हुआ है, कोई वस्तु रखी हुई है, तो इनके बीच क्या होगा, बल होगा। ठीक, इन दोनों के बीच बल होगा। ठीक, बल होगा तो उस बल को कैसे लिखेंगे, बल बराबर जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटे में आर स्क्वायर। ठीक, एफ बराबर जो तुम्हें सीखने आए सूत्र, ठीक है, सूत्र है, फॉर्मूला है। इसके बाद तब न्यूटन की गति के तृतीय नियम अनुसार, तृतीय नियम नहीं है, द्वितीय नियम है, सॉरी, द्वितीय नियम अनुसार, द्वितीय नियम क्या कहता है, एफ बराबर एम ए, मतलब कि यहाँ देखो ये क्या है, ये है गुरुत्वीय त्वरण। ठीक, गुरुत्वीय त्वरण मतलब जी से दर्शाते हैं, तो गुरुत्वीय त्वरण क्या लगाएंगे, ए नहीं लगाएंगे, जी लगाएंगे। मतलब बल का सूत्र क्या होता है, एफ बराबर एम ए होता है, एम ए होता है, और ए क्या है यहाँ, गुरुत्वीय त्वरण है। तो गुरुत्वीय त्वरण को कैसे दर्शाते हैं, जी से, तो इसको क्या करेंगे, जी से दर्शा देंगे। तो एफ बराबर एम जी। ठीक, दोनों की क्या करेंगे, तुलना, एफ बराबर एफ तो जी बराबर जी, मतलब एम जी बराबर पूरा, एम जी बराबर मैंने पूरा लिख दिया, एम जाएगा बटे में, तो हमने यहाँ से यहाँ एम काट दिया, बचा क्या, जी बराबर जी सब बचा, तो मैंने जी लिख दिया। अब देखो जी तुम्हारा क्या होगा, फाइनल आंसर। ठीक, अगला नेक्स्ट टॉपिक क्या है, 6 पेज हो गए, 7वां नंबर पेज पर, 7 पेज लिखा है, पलायन वेग के व्यंजक को निगमित कीजिए। समझो, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट, 100% पेपर में आएगा ही। ऐसा लिखा आएगा, पलायन वेग किसे कहती हैं, इसका व्यंजक निगमित करो। ठीक, तो माना कि पृथ्वी का द्रव्यमान m है, भाषा भाई लिखना है देखो, और उसकी त्रिज्या क्या है, r है। तब किसी पिंड को पृथ्वी पर फेंका जा रहा है, मतलब कि ऊपर से पृथ्वी को और नीचे की ओर फेंका जा रहा है, तो उस पर क्या होगा, वेग होगा, और उस वस्तु का कुछ द्रव्यमान भी होगा, तो उसको स्मॉल एम से दर्शाया। तब पिंड पर पलायन वेग को जनित गतिज ऊर्जा, मतलब कि जो तुम पिंड को नीचे फेंक रहे, वस्तु को नीचे फेंक रहे, तो उसमें क्या हो रही है, गति हो रहा है, वेग उत्पन्न हो रहा है, तो उसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगी, तो बराबर किसके होगी, गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर ले जाने में किया गया कार्य, मतलब जो गुरुत्वीय क्षेत्र से तुम्हारा बाहर चला गया था उसके बराबर होगी। ठीक, मतलब पृथ्वी का जो गुरुत्वीय क्षेत्र है उससे क्या चली गई थी, बस तो बाहर चली गई थी, तो उसके बराबर होगी। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। ठीक है, एम क्या लेना है, स्मॉल लेना है, क्यों, क्योंकि ये वस्तु है। ठीक, यहाँ वस्तु गति कर रही है और यहाँ क्या है, दोनों गति कर रहे हैं। तो देखो जी और कैपिटल जी, सॉरी कैपिटल जी और एम बटे में आर, तो स्मॉल एम से स्मॉल एम कट जाएंगे, बचा क्या, 2 पहुंचा दिए हमने, यहाँ क्या है, भाग में, तो ये जाएंगे गुणा में, तो 2 चलेगा, 2mg जी आया बटे आर। ठीक, v² जो का था। इसके बाद मैंने पढ़ा है कि जी एम बराबर होता है GR² होता है, गुरुत्वीय त्वरण त्रिज्या का गुणनफल होता है। ठीक, तो क्या करते हैं, मैंने इसकी जगह ये रख दिया, आर से आर का जी स्क्वायर कट गया, बचा क्या, 2mg, 2gr बचा, जी स्क्वायर हटाएंगे तो इनके ऊपर क्या लगेगा, अंडर रूट, तो अंडर रूट लग गया। तो इससे क्या साबित हो रहा है, उपयुक्त सूत्र से पिंड का द्रव्यमान नहीं आता है, जो ध्रुव होते हैं उनका द्रव्यमान तो आता नहीं है। ठीक है,
ध्रुव का ये कण होते हैं, जो छोटे छोटे बारीक धूप में दिखाई देने वाले कण, उनका क्या होता है, द्रव्यमान नहीं होता है। द्रव्यमान होता तो है पर अपन को नजर नहीं आता है, उसका वजन नहीं अपन कर सकते ना, ठीक। इसलिए पलायन वेग द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट 8वां पेज। 8वां पेज क्या लिखा है देखो, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम लिखो। किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल पिंड के द्रव्यमान गुणनफल के अनुत्क्रमानुपाती तथा इनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब समझो, देखो जब कोई दो पिंड लेंगे अपन, कैसे, मैंने क्या किया, एक पिंड जे रखा और एक पिंड जे रखा, और दोनों पिंड के बीच क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल होगा, ठीक। तो मैंने सोच लिया कि जी इस प्रकार से रखे हुए, मान लो यहाँ क्या है, पृथ्वी है और यहाँ से यहाँ तक रखे हुए, मतलब कि यहाँ एक पिंड रखा हुआ है, यहाँ क्या है, पृथ्वी है, और यहाँ से यहाँ तक क्या लगा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। तो दो पिंडों के मध्य जब क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल और पिंडों के द्रव्यमान का गुणनफल, तो पिंड क्या है, दो है, तो m1 और m2 होंगे, तो इन दोनों का गुणनफल के अनुत्क्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी, मतलब इनके बीच में जितनी भी दूरी है उसकी दूरी का क्या होता है, वर्ग, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। देखो व्युत्क्रम मतलब नीचे बटे में, ठीक। तो m1 और m2 बटे में होगा r का स्क्वायर, जो होगा, ठीक। तो मैं वही कर रहा हूं, देखो बल किसके बराबर होगा, इसके बराबर, और जब समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो बराबर लगेगा, और मैंने कैपिटल जी लगा दिया। जी क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक। कृत्रिम उपग्रह किसे कहते हैं, इसके दो उपयोग देखो। कृत्रिम उपग्रह ऐसे पिंड जो पृथ्वी तल से 100 किलोमीटर ऊंचे ले जाने या 8 किलोमीटर प्रति सेकंड से क्षैतिज वेग में पृथ्वी के चारों ओर घूमने की के लिए एक निश्चित कक्षा में गति करना ही कृत्रिम उपग्रह कहलाता है। एक पीछे भी अपन पढ़ चुके हैं कृत्रिम उपग्रह की परिभाषा, तो ठीक। तो देखो ऐसे पिंड जो पृथ्वी से क्या जाए, 100 किलोमीटर ऊपर ले जाएं, ठीक, या फिर क्या करें, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से, मतलब तेजी की गति से पृथ्वी के चारों ओर वो गति करने लगे, ठीक। तो उसे क्या कहेंगे, कृत्रिम गति कहेंगे, ठीक, कृत्रिम उपग्रह। इसका उपयोग क्या कहते हैं, देखो वायुमंडल, मंडल लिखा है, डल कहाँ गया, वायुमंडल के क्षेत्रों में अध्ययन करने में, मतलब जो अपन पृथ्वी सतह से ऊपर जाते हैं तो वायुमंडल लग जाता है, तो उसका अध्ययन करने में। इसके बाद रेडियो संकेत का दूर स्थापित करने में, मतलब कि जो रेडियो द्वारा तुम्हें संकेत प्राप्त होते हैं, जैसे तुमने देखा होगा कि हेलीकॉप्टर में रेडियो संचार ही लगा रहता है, मतलब कि उससे तुम्हें ये पता चलता है कि आसपास क्या है, ठीक है, कोई चट्टान तो नहीं आ गई तो प्लेन को ऊपर करना है कि नीचे करना है, तो उससे क्या होता है, संकेत प्राप्त होते हैं, किससे, रेडियो से, ठीक। रेडियो से संकेत को दूर स्थापित करने में, ठीक, उससे बचने में, उसे क्या कहते हैं, कृत्रिम उपग्रह के उपयोग कहते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही रोचक वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना होगा कि मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप ऐसी ही रोचक वीडियो देख सकते हो, जो कि मैंने क्रम अनुसार प्लेलिस्ट में हर एक सब्जेक्ट की डाली हुई है, चाहो तो आप जाके देख सकते हो। और अच्छी इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो आप मेरे लिए एक सब्सक्राइब कर दीजिए, तो आपके पास ऑटोमेटिकली डेली एक वीडियो प्रेजेंट हो जाएगी, ठीक। मैं क्योंकि हर रोज एक वीडियो डालता हूँ, ठीक है। चलते हैं अगले टॉपिक पर, ठीक, जो कि चैप्टर का अगला टॉपिक होगा अपना 8 चैप्टर होगा, ठीक है। और मैंने सभी, देखो थंबनेल के नीचे पार्ट लिख देते हैं कि पार्ट 8, पार्ट 9, पार्ट 9, पार्ट 10, इस प्रकार के मैं पार्ट लगा देता हूं, जो कि चैप्टर का क्रम बताते हैं कि चैप्टर में पहला जे क्रम था, दूसरा चैप्टर का क्रम जे है, तीसरे का जे है, और इसमें मैं पेज नंबर पहले लिख देता हूँ, ठीक है। पेज नंबर से तुम्हें पता चलेगा कि कितने पेज नंबर में समझा रहा हूँ। मान लीजिए 1 2 3 4 इस प्रकार से स्टार्टिंग होता है, मैंने यहाँ आधा रह गया और आधा यहाँ तुम्हारा रह गया, तो पेज नंबर का क्रम रहता है, तो क्रम से आप समझ सकते हो कि कहाँ से कहाँ लिखना है, ठीक है। तो आपको नोट्स चाहिए हो तो मैं पीडीएफ बनाकर भेज सकता हूँ, और कोई भी आपके लिए ज़रूरत हो तो आप इस पर व्हाट्सएप नंबर से आप क्या कर सकते हो, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं बता देता हूँ, 78 79 90 74 78, एक तो माई नंबर जे है, एक जे है नंबर 73 89
87 82 42। यदि तुम्हारे लिए इनका नोट्स भी चाहिए तो हैंड टू राइटिंग आपके लिए इनके नोट्स भी मिल जाएंगे, आपको केवल इस पर कांटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की ओर।